हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन पार्ट 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सॉल्यूशन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, हमने सॉल्यूशन 1 में बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन क्या होता है। उसके अलावा हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, ठीक है ना, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, ये सब हमने कर लिया है अभी तक। उस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में, यानी कि जो पार्ट 2 था सॉल्यूशन का, उसमें हमने क्या किया था, सारी की सारी थ्योरी, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से लेकर हमने सारी थ्योरीज को कर लिया था। अब बचते हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से सबसे ज्यादा जो आता है वो उसकी प्रॉपर्टीज से भी ज्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट वाले न्यूमेरिकल्स हो गए आपके, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल हैं, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स हैं। वो सब हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो हमारा 30 डेज सीबीएसई प्लान है ना, इसको आप जरूर ज्वाइन रहें और लगातार करते रहें। मैं तो कहता हूं कॉपी पेन लेके बैठो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ इन सभी लेक्चर्स के, क्योंकि अपने हैंड रिटन नोट से बेटर कुछ नहीं होता। उसके अलावा अगर आप जो देख रहे हो, ये बेसिक टू एडवांस लेवल आपके लिए रहेगा। मतलब हम छोटे लेवल से लेकर के, मॉडरेट लेवल से लेकर के हार्ड लेवल तक, यानी कि बहुत डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चंस आज ट्राई करने वाले हैं। आज हमने हर टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स रखे हैं, ठीक है, उसको हम करेंगे और डिफिकल्टी लेवल उसका हाई रहेगा, लेकिन हम उसको इजी वे में कैसे करेंगे ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं। देखो, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। जैसे आप सब सिर्फ पूरा दिन तो पढ़ नहीं सकते, थोड़ा टाइम दोस्तों के साथ बातचीत करते होंगे या कुछ लोग खेलते भी होंगे। वैसे खेलने का तो क्या ही टाइम मिलता होगा क्लास 12 में, हमारे टाइम में भी ऐसा होता था। वैसे मैं 11th क्लास से पहले तक तो काफी मतलब स्पोर्ट्स में रहता था। मैं क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल हो गया, टेबल टेनिस, ये सभी स्पोर्ट्स में खेलता था तरह तरह के। बट 11th क्लास के बाद क्या होता है ना, कि काम बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई अब तो करियर का देखना है। 10th के बाद बच्चा धीरे धीरे मैच्योर भी होने लगता है। आप सभी समझ भी रहे होंगे मेरी बात को, है ना, गौर भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप भी इसी दौर से गुजर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं तो ये चीजें देख चुका हूं, फेस कर चुका हूं, तो आई नो वेरी वेल। कल मैंने एक वेब सीरीज देखी, इसीलिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूं। कल जो मैंने वेब सीरीज देखी ना, मैंने खुद से ही सवाल किया, मैंने आज तक ये क्यों नहीं देखी। मतलब कोटा फैक्ट्री से भी मुझे बेटर लगी वेब सीरीज, क्योंकि कोटा फैक्ट्री तो ओवररेटेड है और अच्छी है वेब सीरीज वैसे, बट वो हाईली ओवररेटेड भी है। उससे बेटर वेब सीरीज मुझे कौन सी लगी, लाखों में एक। क्या वेब सीरीज है, मतलब अगर आप एक बार इसको देखोगे ना, आप शुरू से लेके लास्ट तक बैठे रहोगे, वॉच करते रहोगे। मतलब बिंज वॉच वेब सीरीज है, एक एपिसोड देख लो, लास्ट तक आप हिलोगे नहीं। और क्या ही वेब सीरीज थी और क्या ही काम किया ऋतिक शौर्य ने। इनका नाम होता है आकाश गुप्ता शायद, वेब सीरीज में, वो देख लेना, ठीक है। बट कैरेक्टर मुझे बहुत सॉलिड लगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को भी रिलेट किया, मतलब खुद को तो नहीं, मतलब बहुत सारे लोग खुद को इससे रिलेट कर पाएंगे। इसमें क्या होता है, ये बेचारे बनना चाहते थे एक्टर, तो ऋतिक जी हमारे बनना चाहते थे एक्टर। अब ऋत्विक जी के जो पिताजी हैं या फिर जो उनकी मदर हैं, मतलब जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते थे कि ये डॉक्टर या इंजीनियर बने। मतलब वही भाग दौड़ वाली चीज कि बनेगा तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। वो इन्हें तैयारी करने गांव से भेज देते हैं शहर की, जाके तैयारी करो। अब ये गांव छोड़ के जाते हैं। इनका सपना था कि भाई मैं बॉम्बे जाके एक्टर बनूंगा, और कहाँ ये जा रहे हैं, आईआईटी की तैयारी करने। वहां पर जब ये जाते हैं तो उसके बाद क्या क्या इनके साथ होता है, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं। और बिना, मैं तो ये चीज समझता हूँ, जो चाहता भी है ना, वो भी अगर एक बार तैयारी करने हॉस्टल में जाता है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाता है तो वो बेचारा डिस्ट्रैक्ट फील करता है। और ये बंदा तो चाहता ही नहीं था आईआईटीएन बनना, एनआईटीएन बनना। तो इसके साथ क्या होगा वो सोचो। तो बहुत सारी चीजें दिखाई वहां जाके। ऋतिक जी के दोस्त भी बनते हैं, ऋतिक जी ने मजे भी लिए, सब कुछ किया। हॉस्टल लाइफ तो बेटर होती है यार। हॉस्टल लाइफ तो, अगर आप में से कुछ लोग जो हॉस्टल में नहीं रहे, वो कॉलेज में जाओगे तब आप देखोगे क्या मजा होता है। रात को 1-1, 2-2 बजे तक मस्ती, वो सब इसमें दिखाया है ना। और प्योर दोस्ती होती है। हॉस्टल के जो आपके मित्र होते हैं ना, वो लंबे टाइम तक रहते हैं। स्कूल के जो मित्र होते हैं उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चलने वाली दोस्ती है।
आपके हर तरह के दोस्त मिलेंगे, ठीक है, अच्छे बुरे सब टाइप के, वो सब चीजें याद आती है, वो सब बातें याद आती है बाद में चल के। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप एक बार जरूर इस वेब सीरीज को वॉच करें। और पेरेंटियल प्रेशर पे बहुत अच्छा इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको अपने बच्चों को इतना ज्यादा फोर्स नहीं करना है, इतना ज्यादा फोर्स नहीं करना है कि वो बेचारे सब कुछ छोड़कर अपने बारे में ही ना सोच पाए, वो तैयारी के अंदर इतने उलझ जाएं कि खुद के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, खुद क्या करना है वही भूल चुके हैं। क्योंकि अगर आप जो चाहते हो वो नहीं कर रहे हो, उससे अलग कुछ भी करोगे तो आपका फोकस हट जाता है और फिर आप वो अचीव नहीं कर पाते जो आपको करना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? जैसे अगर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है कि सिंगर बन जाओ और मोहम्मद रफी को कहा जाता है कि तुम बल्ला पकड़ो बैटिंग करो, तो वो एफिशिएंसी कैसे आ सकती थी? वो आ ही नहीं सकती थी। तो ये सारी चीजें ना मैटर करती है। बट इंडिया में वही चल रहा है। देखो क्या होता है, मीम देखो, इन इंडिया इफ यू आर गुड एट समथिंग योर पेरेंट्स विल पुट यू इन IIT JEE कोचिंग। देख लिया मीम? ऐसे हजारों मीम्स है, क्योंकि ये रियलिटी है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपके पेरेंट्स आपसे बहुत ज्यादा होप लगाते हैं। गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, बट होप क्या लगाया जाता है कि IITian बनेगा, ये NIITian बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर बन के हमारा नाम रोशन करेगा। बट वो बच्चा कुछ और भी बन के नाम रोशन कर सकता है, वो सिंगर बन के भी नाम रोशन कर सकता है, डांसर बन के भी, एक्टर बन के भी, कुछ भी करके, जो उसका मन हो वो करने दो। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी 3 इडियट्स, उसमें भी यही दिखाया था। जो फरहान का कैरेक्टर था ना, जो R माधवन ने निभाया था फरहान का कैरेक्टर, वो बेस्ट एग्जाम्पल है। अब्बा नहीं मानेंगे, याद तो होगा। तो मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जो करना है ना उस पर डटे रहो और अपना बेस्ट दो, अपना हमेशा बेस्ट देना है, उसमें आपको कोताही नहीं करनी। तो इसी के साथ आज का ज्ञान खत्म होता है। और हाँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताता ही रहता हूं, लेकिन मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज द मोटिव ऑफ वेदांतिक, ठीक है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ वेदांतिक, इसको मैं बताना चाहूंगा सिंपल शब्दों में। तो देखो, JEE हो, नीट हो, फाउंडेशन हो या CBSE हो, 9 से लेकर के 12 तक और 12 के बाद ड्रॉपर तक पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर हमने तैयार किया हुआ है। 9th-10th में मैथ्स, 11th-12th में PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, PCMB, ठीक है। तो JEE नीट किसी भी कोर्स की आपको तैयारी करनी है, किसी भी कोर्स की आपको कोचिंग चाहिए ऑफलाइन, तो आप हमारे सेंटर पे, ये देखो, ये मैंने एड्रेस लिख दिया है यहाँ पर, आप हमारे एड्रेस पे आकर पढ़ सकते हैं। अब उसके लिए कितनी फीस होगी वो भी बता देता हूं। फीस होगी सभी कोर्सेज के लिए, मैं एक कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, सभी कोर्सेज के लिए फीस रहेगी 1999, यानी कि 2000 पर मंथ, सिर्फ 2000 पर मंथ। मतलब मैं कह रहा हूं 9, 10, 11, 12 JEE नीट किसी भी कोचिंग के लिए, किसी भी कोर्स के लिए सेम फीस रहेगी, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें एक चीज और है, अगर आपको डेमो चाहते हैं, आप चाहते हैं पहले देखना चाहते हो, तो आप सेंटर पे आके फ्री 1 वीक डेमो भी ले सकते हो, ठीक है। उसकी भी सुविधा आपको उपलब्ध कराई गई है। दोनों चीज देखो, ये चीज हमने क्यों रखी है, इतना कम रेट क्यों रखा है, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी सबके लिए होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं अगर आप IITian बन सकते हो, आप NITian बन सकते हो, तो पैसा बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बैच इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतने महंगे कोर्सेज। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बहुत हाई पैकेज बना दिया है उन्होंने, मतलब इतना ज्यादा फीस ले रहे हैं, मतलब 1-1 लाख तक भी फीस पहुंच चुकी है साल की। यहाँ आप देखो तो 24,000 पर ईयर बैठेगी, अगर 2000 पर मंथ से भी लगा लो 24K पर ईयर, मतलब उसका 1/4 मान लो। और इससे क्या होता है, हेक्टिक भी पैदा होता है, बच्चे को भी लगता है यार अब मैं छोड़ूं कैसे, अगर उसने एक बार एडमिशन ले लिया, क्योंकि पैसे इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया है ना, वो चीज भी है। और ऑनलाइन में हम इसलिए नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। अभी आप देख रहे हो, अभी आप फोन चला रहे हो, फोन में क्लास देख रहे हो, 2 मिनट बाद मैसेज आ गया, 2 मिनट बाद दोस्त का कॉल आ गया, कुछ हो गया, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ऑफलाइन तो बेस्ट स्टडी मोड है। और ऑफलाइन को कैसे इजी किया जाए, रेट कम करके, तो उसी को अफोर्डेबल बनाने के लिए हमारा मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अफोर्डेबल रेट्स पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके,
ठीक है, तो यही हमारा मोटिव है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे कैसे जुड़ सकते हो, क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखो कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी इंक्वायरी भी जनरेट कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको अपना टेलीग्राम अकाउंट भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हमारी कोई भी नए नए कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो टेलीग्राम पे आएगी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। उसके अलावा हमारी ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे भी जाके आप चेक इन कर सकते हो। ठीक है, तो वेदांतिक का गोल आपको समझ आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। देखो आज हम सॉल्यूशंस के ना क्वेश्चंस करने वाले हैं। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन भी मतलब वही होता है ना, क्वेश्चंस के आंसर। तो सॉल्यूशन को आज हम खत्म कर देंगे, ये लास्ट पार्ट होगा सॉल्यूशन का, पार्ट 3। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन का कोई पार्ट नहीं आएगा। सॉल्यूशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 ही पार्ट में सॉल्यूशन को डिवाइड किया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, वो आज नहीं, वो हम बाद में कराएंगे। अभी इसके बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है when 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज एडेड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, डेंसिटी दी हुई है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज रिड्यूस फ्रॉम 5.51 टू 5.03 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास? KF भी दे दिया है। क्वेश्चन पढ़ लिया, पेन वैन उठाओ, करने लग जाओ। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे पहले कर लो और फिर चेक करो आंसर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं फिर भी आपको समझाऊंगा। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं क्वेश्चन करने की। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा सिर्फ आंसर निकालने के लिए मत करो, क्वेश्चन को समझो भी, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो कंपाउंड दिया हुआ है, लेकिन उस कंपाउंड के बारे में नहीं हमें बताया कि कौन सा कंपाउंड है, वही तो पता लगाना है कि कौन सा कंपाउंड है। लेकिन उसका देखो गिवन मास दिया है। ठीक है, और देखो बाकी जो सॉल्वेंट है उसकी हमें डिटेल्स दी हुई है। सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है? बेंजीन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका दे दिया गया है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेंगे। कंपाउंड का मोलर मास पूछा गया है, सब कुछ दे दिया, कंपाउंड का मोलर मास बताओ। तो कैसे आप इसको ट्राई करोगे? सबसे पहली चीज, आपसे कंपाउंड का मोलर मास पता है तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा गेम में, नंबर ऑफ मोल्स गेम में आएगा तो मोलैलिटी आएगी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF अपॉन KF। क्यों? देखो, सिंस वी नो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF डॉट M, ये मैं सही लिख रहा हूं, ये होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये मोलैलिटी, KF गिवन है। ठीक है ना, तो मोलैलिटी निकाल लो, यहां से क्या हो जाएगा? डेल्टा TF अपॉन KF। ठीक है बच्चों, डेल्टा TF कितना आ गया? देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 5.51 टू 5.03 हो रहा है, यहाँ पे रफ में निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाना चाहिए? 5.51 माइनस 5.03, यही तो चेंज होगा ना, 0.48। और देखो यहाँ पर ना केल्विन और डिग्री सेल्सियस का चक्कर मत लेना, क्योंकि देखो केल्विन लो या डिग्री सेल्सियस लो, उनका जो डिफरेंस होगा वो तो सेम ही आना है, डिफरेंस में चेंज नहीं होता ना, चाहे डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, वो तो सेम ही रहता है। अब देखो 0.48 डिवाइडेड बाय KF, KF कितना है बच्चों? 5.12। इसको काट लो, देखो ये तो आप कर लोगे ना, कितना आएगा? लगभग 0.0 लेना पड़ेगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा है, और ये 5 × 9 तो 9 टाइम्स कटना चाहिए, 0.09 कुछ आएगा। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेशन मान रहा हूँ 0.09। ठीक है, ये आप भी कर सकते हो, देखो थोड़ा बहुत चल जाता है पॉइंट का अप्रोक्सीमेशन। तो मोलैलिटी मेरी आ गई 0.09, और मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये होता है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे साइड में निकाल लूंगा ये वाली चीज। ठीक है, यहाँ साइड में कर लूंगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालूंगा? मुझे सॉल्वेंट की कुछ डिटेल्स दी हुई है, वो देखो, ये है हमारा वॉल्यूम 50 ml। ठीक है, ये है हमारी डेंसिटी रो, ये क्या है? डेंसिटी। और मास क्या होता है? मास इक्वल्स होता है रो इंटू वी, यही होता है ना, रो इंटू वी। रो इक्वल्स टू M अपॉन वी, M इक्वल्स टू रो इंटू वी। तो देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? रो 0.879 इंटू 50 ml। अभी ml में ही ले लो क्योंकि आंसर ग्राम में आ जाएगा ना, देखो ग्राम पर ml, ml से ml कट जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। कितना आएगा? लगभग 44 पॉइंट आएगा, हम 44 ही मान लेते हैं।
अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ना हम। 44 हो गया, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 44 इन ग्राम। अब केजी में चेंज करना है तो क्या कर दूंगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई, केजी में चाहिए ना मुझे। तो देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 44 इंटू 10⁻³ kg। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास है 0.643 अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये n की वैल्यू इतनी आ गई, वो यहां पुट कर दो। n की वैल्यू कितनी है 0.643 अपॉन m इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 44 इंटू 10⁻³ ठीक है। और ये m की वैल्यू कितनी है मोलैलिटी की, बराबर में 0.09। ठीक है, 0.09। ठीक है, अब इसको काटो, इससे ये कट जाएगा, देखो पूरा कट जाएगा 7 टाइम्स, क्योंकि 9 7 से 63 होता है, 7.1 कुछ कर लो, 7.1 कुछ कर लो। ठीक है, मतलब जितना भी होगा। और m उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो ये ऊपर आ जाएगा, m उधर जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा। 7.1 इंटू 10⁻³ अपॉन ये 10⁻³ ऊपर पहुंच गया अपॉन 44। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लीकेशन देखो, यहां से एक 10 ले लो मल्टीप्लाई वाला 71 अपॉन 44, या फिर पूरा 10⁻³ लो तो 7100 अपॉन 44 लगभग 156 ग्राम्स आ जाएगा। लगभग इतना ही आना चाहिए, 156 ग्राम के आसपास। चेक कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, क्यों कैलकुलेशन आपको भी चेक करनी है थोड़ी सी, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि लेकर बैठो। हो सकता है 155 आए, 157, देखो 155 और 157 के बीच में आता, मैंने 156 लिख दिया। आप थोड़ा कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठो, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते रहो, या फिर वैसे भी करो, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज कैलकुलेट करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन भी लंबा होगा, आपका भी इंटरेस्ट खराब होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आप भी करो, जिससे आप भी इंगेज्ड रहो मेरे साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्क कर लो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी पिछले हमने देख लिया, फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी देख लिया, अब हम ये वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाला। डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विद 1 मोल ऑफ सॉल्यूट गैस डेंसिटी, ये सब दिया है। देखो इसकी थोड़ी सी ना लैंग्वेज ऐसी है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, इसकी लैंग्वेज बहुत शॉर्ट में बहुत ज्यादा दिया है, तो लैंग्वेज को पकड़ना सीखो। बात हो रही है सॉल्यूशन की। ठीक है, डिटरमाइन द एलिवेशन पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, तो एलिवेशन पॉइंट किसके लिए निकालना है, सॉल्यूशन के लिए। तो डेल्टा टी भी होता है, वो डेल्टा टी भी निकालना है। ठीक है, विद 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज, सॉल्यूट क्या है ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के कितने मोल है 1 मोल। देखो सॉल्यूट क्या है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के लिए 2 चीजें दी हुई है, ऐसे लिखो 2 चीजें दी गई है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 मोल। ठीक है, डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है या सॉल्यूट की दी है, ये बताओ पहले जल्दी से। सॉल्यूशन की है डेंसिटी, तो डेंसिटी तो सॉल्यूट की नहीं गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूट का मोलर मास हम निकाल सकते हैं, कितना होता है, ये होता है C6H12O6। कितना आएगा बच्चों, जल्दी कैलकुलेट करो। 6 इंटू 12 72 प्लस 12 84 प्लस 6 इंटू 16 यानी कि 96 प्लस 84 180। कैलकुलेट करके देखो यही आ रहा है कि नहीं। तो 2 चीज हमें पता है, ग्लूकोज यानी सॉल्यूट के लिए। सॉल्यूशन के बारे में इधर लिखो, जो सॉल्यूशन के बारे में पता है, रो पता है 1.2 ग्राम पर ml यानी कि 1 ml के लिए। अब अगर वॉल्यूम इसका नहीं दिया है तो हम अपने से 1 लीटर मान लेंगे, यानी 1000 ml। ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो लेट सपोज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर। ठीक है, ऐसे लिख देना, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। अब सॉल्यूट के बारे में पता चल गया, सॉल्यूशन के बारे में पता लग गया। सॉल्वेंट का क्या निकालना पड़ता है, वेट। क्यों, क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो पहले तो इसका वेट निकाल लो, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो पहले हम इन दोनों के वेट निकालेंगे, तभी तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो यहां से देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालो पहले, कितना हो जाता है बच्चों जल्दी बताओ। रो इंटू वी होना चाहिए, कितना, रो इंटू वी। 2 ही चीज दी हुई है यहाँ पे, एक तो डेंसिटी और दूसरा वॉल्यूम।
कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 1000। 1000 क्यों हुआ, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। कितना आ जाएगा यहां से देखो जल्दी, 1200 ग्राम्स। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा जल्दी बताओ। इसके लिए क्या करना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए यहाँ गिवन मास वाला फॉर्मूला चलेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोलर मास अपॉन वो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो m कितना हो जाएगा, n इंटू एम, यही होगा ना, n इंटू कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, मोलर मास, और n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने में है, नंबर ऑफ मोल्स है 1, मोलर मास कितना है इसका 180, कितना आ जाएगा यहाँ पर 180 ग्राम। तो अभी तक हमने वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है इन दोनों को प्लस करके, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा देखो, इक्वल्स वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो अब क्या होगा, 1200 माइनस 180 इक्वल्स 1080 ग्राम्स। बताओ समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, 1200 में से 180 घटा देंगे, कितना बचेगा 1080 ग्राम। ये आ गया हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब मोलैलिटी निकल सकती है। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये हमेशा याद रखना, बहुत बच्चे गलती करके आते हैं, वो ग्राम में लिखे आते हैं और फिर आंसर उनका गलत आता है, लगभग 1000 का अंतर आता है। क्यों, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें गिवन ही था 1, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 1.08। अब आपको 1.08 क्यों, 1080 था ना, उसको 1000 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1.08 आएगा। ठीक है, इतना यहां तक कोई दिक्कत है आपको, अगर है तो बता दो, मेरे ख्याल तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको लिख देंगे 0.9, इसको लो 10.8 है ना, 0.9 फिर 7 कुछ 0.98 लिख दो। ठीक है, इतना ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, इतना आ गया मोलैलिटी 0.98। अब डेल्टा टीबी कितना होता है, kb.m, kb.m, और m कितना है 0.98 kb। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर इसमें kb दिया होता, वैल्यू गिवन होती kb की, ठीक है, तो हम इसमें रख देते कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देते, वो आंसर आ जाता। लेकिन अगर नहीं भी दिया हुआ, ऐसी कोई भी क्वेश्चन आए तो यहां तक तो आ गए ना, उसके बाद तो फिर मल्टीप्लाई वाला ही था। इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक क्या थी, अभी आप देखोगे तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप समझना चाहोगे ना, अगर इसकी लैंग्वेज को पकड़ना चाहोगे तो बहुत ईजी है। कैसे, देखो हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना था सॉल्यूशन का, जो होता है डेल्टा टीबी, उसका फॉर्मूला होता है kb.m। m क्या है, मोलैलिटी। तो हमें सिर्फ मोलैलिटी पे फोकस करना है। मोलैलिटी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहला हमारा काम था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन था, यहाँ पर गिवन था, तो इस पे तो हमें ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ ध्यान देना था W सॉल्वेंट पे, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, फोकस सिर्फ कहां था, वेट ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, तो वही निकालना था। तो उसी के लिए हमने ये वाले सारे हथकंडे अपनाए, क्योंकि सॉल्वेंट के बारे में हमें डायरेक्टली पता चल नहीं रहा था, सॉल्वेंट के बारे में तो दिया नहीं, बस सॉल्यूशन और सॉल्यूट का बताया था। तो हमें पहले सॉल्यूशन का वेट निकालना है, फिर सॉल्यूट का वेट निकालना है, और फिर उसके थ्रू सॉल्वेंट का वेट निकालना है। ठीक है, आसान सी चीज थी, और वो सब कर लोगे फिर तो फॉर्मूला है, फिर तो सिंपल फॉर्मूले में रखा है ना ये सारी वैल्यूज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो क्वेश्चंस को अच्छे से आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को आपको, जो भी एक भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो ना, दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले वो पहले क्वेश्चन पूरा समझ आना चाहिए, क्वेश्चन पूरा स्ट्राइक होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, तब आप दूसरे पे जाओ। कभी भी किसी क्वेश्चन को ये सोच के मत छोड़ो कि ये तो इजी है, मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, कुछ नहीं होना भाई। बड़े बड़े लोग प्रैक्टिस के बिना बेकार हो जाते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पर,
200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 की पावर माइनस 3 बार. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन. देखो सेम यहां पर भी मोलर मास वाला क्वेश्चन आ गया, यहां पर भी क्या आ गया, मोलर मास वाला क्वेश्चन आ गया. ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे. ठीक है, इसमें ऑस्मेटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है, पाई लिखते हो आप उसको 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बार. ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया हुआ है. ठीक है, ये अच्छी चीज नोट करते चलो जो जो दिया है. 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी 210 की पावर माइनस 3 लीटर. 1 लीटर में चेंज करने के लिए उसमें 10 की पावर माइनस 3 कर दो, वो लीटर में आ जाएगा. द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन. 300 केल्विन यानी कि टेम्परेचर है. तो ये जो 4-5 चीजें दी थी ना, मैंने उसको नोट कर लिया. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने वाला इसमें इतनी ज्यादा थ्योरेटिकल कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो भी चीजें मुझे गिवन थी ना 3-4, मैंने वो सारी की सारी चीजें यहां नोट कर दी. अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम मुझे गिवन है. ठीक है, और मुझे पाई भी गिवन है, टी भी गिवन है. निकालना क्या, मोलर मास. तो पाई का फॉर्मूला क्या होगा, CRT. पाई इक्वल्स टू CRT या फिर N/V/RT, क्योंकि C होता है N/V. ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा. PV इक्वल्स टू NRT तो आपने पढ़ा है ना गैस वाले में, वैसे ही मिलता जुलता है ऑस्मेटिक प्रेशर का. पाई इक्वल्स टू N/V/RT. ठीक है, यहां से मोलर मास का फॉर्मूला निकालो. तो पाई को क्या लिख सकता हूं मैं, N को क्या लिखते हो, W/mV/RT. W/m, ये कैपिटल M कर लो, मोलर मास वाला कैपिटल M. तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी हो गई, W/पाई इंटू V/RT. तो इसी को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा. इसको यहां साइड में सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसको यहां साइड में सॉल्व कर लेते हैं. W यानी कि गिवन. अब गिवन मास कितना है, देखो यहां पर दिया हुआ है 1.26. ठीक है, 1.26 इंटू R की वैल्यू 1/12 ले लेते हैं इंटू 300. वैसे इसकी वैल्यू जो होती है ना बेटा, वो 0.083 होती है, पर मैं उसको अप्रोक्सीमेशन के लिए ना 1/12 लिख लेता हूं, उससे मेरी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है. ठीक है, और नीचे आएगा पाई इंटू वी. पाई कितना गिवन था हमें, 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू, और क्या है V, वॉल्यूम कितना है 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3. अब देखो हमें सिर्फ सॉल्व भी तो करना है, आंसर तो अपने आप आ जाएगा. और बहुत ज्यादा आने वाला है इसका लग रहा है. 2 0 तो यहां से गए, ये गया 1.5 आ गया. ठीक है, 1.5 इंटू 1.26 अपॉन में ये पूरा का पूरा. तो ये पूरा भी इससे कम होगा, पूरा भी इससे कम आएगा. और बाकी ये 10 की पावर वाले तो सारे ऊपर चले ही जाएंगे. ये हो गया 1.26 इंटू 1.5 इंटू 1 10 की पावर ये वाली जाएगी, 1 10 की पावर ये वाली जाएगी. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 31-32 आएगा. ठीक है, यहां से 2 पावर ले लेंगे 10 की पावर 4 तक वाली. कितना हो जाएगा 150 इंटू 1.26. ये मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं. इसको 31 मान लिया जैसे, ये लगभग 5 टाइम्स. वैसे तो 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 4.91 समथिंग. 5 इंटू 1.2 करोगे 61 कुछ आएगा. तो 61,000 नहीं, एक और जीरो है, 4 जीरो है, तो 6,10,000. तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा आ रहा है इसका आंसर, 6,10,000 कुछ आ रहा है. बाकी आप चेक कर लेना क्या आंसर आ रहा है. लेकिन आप समझ रहे हो इसका मोलर मास कितना ज्यादा है. मतलब ये इस प्रोटीन का जो मोलर मास आ रहा है वो इतना ज्यादा आ रहा है. मैं तो यही देख के हैरान हूं, पर कोई नहीं, है तो क्वेश्चन था, हमें तो क्वेश्चन करना है, इसे मतलब था. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो जो चीजें हमें गिवन थी, गिवन वाले पार्ट को हमने देख लिया. ठीक है, उसके बाद हमने सारी चीजों को इक्वेट करते हुए इसको सॉल्व कर लिया. ठीक है, तो इसी के साथ ही क्वेश्चन हो जाता है. अगर आप में से किसी को नोट करना है तो नोट कर लो, रोक के नोट कर सकते. देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लो,
क्योंकि सारा कुछ करना है यहाँ पे बोर्ड पे एकदम से, क्योंकि मैं फ़ोन लेके भी नहीं आया हूँ, कैलकुलेटर भी लेके नहीं आया हूँ, तो थोड़ा बहुत जो लंबी कैलकुलेशन है वो चेक करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B आर 450 and 750 mmHg respectively. Evaluate the composition of the liquid mixture if the total vapor pressure is 600 mm of Hg. Compute the composition of the vapor phase as well. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले तो इनमें वेपर फेस निकालने हैं, उसके बाद मैं आपको ये करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आप कर नहीं पाओगे क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, तो ए और बी है दो, ए एंड बी, इन दोनों के हमें पार्शियल प्रेशर लेने हैं और वेपर प्रेशर लेने हैं। तो गिवन क्या क्या है, पी ए नॉट कितना गिवन है बच्चों, 450 mm ऑफ Hg। ठीक है, और पी बी नॉट कितना गिवन है, 750 mm ऑफ Hg। ठीक है, यहां तक समझ आ गया दोनों का। अब इसके बाद देखो टेम्परेचर भी गिवन है, टेम्परेचर का कोई काम नहीं है हालांकि यहां पे, टोटल वेपर प्रेशर भी गिवन है, पीटी गिवन है कितना, 600 mm ऑफ Hg। देखो यहां हम लगाने वाले हैं राउल्स लॉ आपने पढ़ा था, राउल्स लॉ ही यहां पर लगने वाला है। P इक्वल्स टू पी नॉट इंटू काय क्या होता था, मोल फ्रैक्शन, यही होता था ना। जैसे पी ए के लिए लिखता हूं, पी नॉट ए इंटू काय ए, यही होता है। और काय ए प्लस काय बी कितना होगा, 1। मोल फ्रैक्शन कब कितना होता है, हमेशा 1 होता है, दोनों को जोड़ दो अगर तो 1 माइनस काय बी, या काय बी को काय ए से कंपेयर कर लो। ठीक है, इन दोनों में हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें इक्वेशंस बनानी होगी यहाँ पर बहुत सारी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 450 काय ए, या यहाँ से काय बी का कर लो या कुछ कर लो, हमें इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो। मैं यहाँ पर काय ए वाला केस लूंगा। ठीक है, पी बी नोट कितना है, 600 काय बी। ठीक है, ये दोनों समझ आ गया कैसे लिखा मैंने, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रख दिया। अब यहां से एक काय ए को काय बी की फॉर्म में लिख लो, या काय बी को काय ए की फॉर्म में लिख लो, यानी मैं ये भी लिख सकता हूं काय बी इक्वल्स टू 1 माइनस काय ए, लिख सकता हूं ना। तो इसी को लिखता हूं 600 इंटू 1 माइनस काय ए, ये मैंने लिख दिया। अब देखो पी टी है पी ए प्लस पी बी, टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, दोनों का जो सम होगा वही होगा। और यहां से मैं इसको क्या लिखूंगा, पी ए की वैल्यू कितनी है 450 काय ए प्लस पी बी की कितनी आ रही है 600 माइनस 600 काय ए। ठीक है, अंदर कैलकुलेशन कर दी मैंने। अब देखो काय ए वाले एक साथ लो, 450 में से 650 गया, कितना बचा, काय ए इंटू 150, काय ए इंटू 150, कैसे 150 का ए बचा ना, 450 में से 160 गया, और कैसा, माइनस का होगा या प्लस का, माइनस का। और यहां पर पीटी कितना था हमारा टोटल 600। ठीक है, 600, और यहां पर कितना लिखा है मैंने प्लस, एक सेकेंड ये गलत लिखा है, 750 होना चाहिए ना, 750, ये 600 यहां पर भी कर दो। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है पार्ट है, इसमें हमेशा गलती होती है। 750, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। ये भी तो होगा फिर, ये भी तो 750 ही था यहाँ पर, तो ये कितना आना चाहिए -300। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेना भाई। 750 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -150, अब ठीक हो गया, लेकिन -300 का ए। मेरी कैलकुलेशन एक्चुअली में है थोड़ी सी खराब, ठीक है, तो उसको माफ़ कर देना। -150 से -300 को काटा तो काय ए कितना आना चाहिए 0.5, ठीक है ना, 1/2 हो गया। काय ए कितना हो जाएगा 1/2, 0.5। और यहाँ से काय बी कितना आ जाएगा, अगर वो 1.5 है तो 1 - 0.5, ये भी आ जाएगा 0.5। तो काय ए और काय बी की वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, काय ए 0.5, काय बी भी 0.5। हमसे पूछा क्या था, कॉम्पोजिशन ऑफ
वेपर प्रेशर वो होता है वाई ए। ठीक है, इस साइड कर देता हूँ मैं यहाँ पे वाई ए। दैट मीन्स अगर ए के लिए बोलूँगा तो पी ए अपॉन पी टी टोटल प्रेशर है 600। पी ए कितना था 600। अभी तो एक सेकेंड, पी ए नॉट चाहिए ना मुझे, पी ए नॉट चाहिए। तो पी ए नॉट तो मुझे निकाला ही नहीं मैंने शायद, पी ए नॉट वो पी ए तो निकाला ही नहीं, पी ए कितना होगा 450 इंटू काय ए यानी 0.5 कितना आ जाएगा 225। ठीक है, और ये था 750 इंटू काय बी, ये आ जाएगा आपका लगभग 375। तो ये होगा 225 अपॉन 600 वाई ए आपका आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, इसको काट दो, 2.25 और 6 0 पॉइंट लेंगे तो 1 पॉइंट हटेगा, 22.0.3 लेंगे तो 0.375 आ जाएगा। और वाई भी कितना आ जाएगा हमारे पास 0.625 आना चाहिए, 1 में से माइनस कर दिया। या ऐसे भी देख लो ये कितना आ रहा था 375 अपॉन 600 करोगे तो इतना ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और डिफिकल्ट था। ये वाला क्वेश्चन वाकई में डिफिकल्ट, इसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। जब मुझे हो सकती है तो आपको तो हो ही सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन था, जो गिवन था वो लिख लिया। पी टी इक्वल्स टू 600 दिया था, पी भी निकाल लिया हमने इससे, पी ए नॉट इंटू काय ए राउल्स लॉ से। ठीक है, उसकी वैल्यू रखी, पी बी नॉट इंटू काय बी इसकी वैल्यू रखी। फिर उसकी वैल्यू के लिए इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व करा एक को एक में पुट करके, क्योंकि पी टी इक्वल्स होता है पी ए प्लस पी बी, दोनों की वैल्यू पुट कर दी और उसको इक्वेट कर दिया। यहाँ से काय ए निकाल लिया तो काय बी निकल गया, और फिर उनकी वैल्यू उठा के रख दी पी ए की वैल्यू में, यानी 450 काय ए कितना आ जाएगा 225, पी बी कितना आ जाएगा 750 इंटू काय बी यानी 0.5 कितना आ जाएगा 375। अब निकालना गया था कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस, वो कितना होता है वाई ए वाई बी। वाई ए होगा पी ए अपॉन पी टी, वाई बी होगा पी बी अपॉन पी टी। ठीक है, वैल्यू को पुटअप किया यहाँ से, फिर आसान था। देखो मेन काम था आपका ये दोनों निकालने था, उसके बाद कुछ नहीं करना था। ठीक है, नॉर्मल आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे लगाना पड़ा, कैलकुलेशन करनी पड़ी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा अगर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक छोटी सी थ्योरी है, 5 मिनट लगेंगे, इसको मैं समझा देता हूं। एबनॉर्मल मोलर मास, सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर आप जानते हो आई। ठीक है, जो मुश्किल होगा तोड़ना उसके लिए 1। ठीक है, वो कौन कितने में टूटेगा, जैसे NaCl 2 में टूट गया तो I2 हो जाएगा, इस टाइप से होता है। AlCl 3 के लिए 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। ये आपको थोड़ा सा बेसिक इसका पता होना चाहिए, तभी आप एबनॉर्मल मास देख पाओगे। तो एबनॉर्मल मास क्या होता है बेसिकली, abnormal mass is a molar mass that is different from the expected value. It can occur when solute particles interact with each other or dissociate into more ions or particles. ठीक है, abnormal mass होता है molar mass upon I। तो कुछ मोलर मास जैसा ही होगा, बस इसको डिवाइड कर देंगे किससे, वांट ऑफ फैक्टर से। ये यही दिखाता है कि कौन कितने पार्ट में डिसोसिएट होता है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बता रहा था। वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, I इक्वल्स टू मोलर मास एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, I इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 4 तरह की होती है। अब इसमें जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, I का फॉर्मूला में ये नहीं लिख सकता, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है अपॉन कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट, या ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट अपॉन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले में, दोनों में हम इसको लगा सकते हैं। आगे हम इसी पे क्वेश्चन देखेंगे, ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो चलो इसको अच्छे से करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड यानी CH3COOH हैविंग डेंसिटी ऑफ 1.06, वॉल्यूम भी दिया है इसके लिए 0.6 ml।
वाओ। डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, डिजॉल्व किस में हो रहा है? वाटर में, यानी वो सॉल्वेंट होगा। द टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड कितना है? 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, आई निकालना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ भी लिया, जो जो दिया था वो लिख भी दिया। ठीक है, अब देखो इसका मोलर मास कितना होगा? 4 कार्बन है, यानी कि 12 4 48, 4 हाइड्रोजन है 52, 52 प्लस 2 ऑक्सीजन है, यानी कितना हो जाएगा? 34। तो अगर मैं इसको देखूं तो 4 × 12 प्लस 4 प्लस 2 × 16, कुछ बचा तो नहीं? देखो 2 कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन थे, 2 ऑक्सीजन थे, कितना हो गया? 48 प्लस 52, 52 प्लस 32 कितना हो जाता है? 84। ठीक है ना, 84 आ गया। अब देखो डेल्टा टीएफ भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। डेल्टा टीएफ क्या होता है? केएफ डॉट एम। क्या होता है? केएफ डॉट एम होता है। ठीक है, ये ऑब्जर्व्ड दिया हुआ है, ये ऑब्जर्व्ड है, कैलकुलेटेड नहीं है। कैलकुलेटेड अभी हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा टीएफ, और उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? केएफ हमें पता है 1.86 होता है। ठीक है, एम हमें निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां से देखो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, ये भी निकालना है अभी तो मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखो इसमें इसका वेट नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसका वेट दिया होता और मोलर मास हमें पता था, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। वेट की जगह क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी, तो वेट आ जाएगा, इसका गिवन वेट आ जाएगा। क्या होगा? W = ρ × V, यानी 0.6 × 1.06 ग्राम्स में निकालना है ना, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट लिखो ना, इसको सॉल्व भी क्यों कर रहे हो? यही आ गया बस W। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स? 0.6 × 1.06 अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना है? 84। ठीक है, एक बार देख लो, चेक कर लो आराम से। समझ आ रहा है ना कैसे किया? एक सेकंड, हम मोलर मास गलत निकाल रहे हैं शायद। 2 × 12 होना चाहिए ना, तो 2 × 12 प्लस 4 × 12, 4 × 1, ठीक है 4 प्लस 2 × 16। एक सेकंड यार, आप चेक नहीं करते हो कैलकुलेशन। 24 प्लस 4 प्लस 32 कितना होगा? 36 और 24 60, 60 आना चाहिए, 60 होगा। ठीक है, यहां से पॉइंट निकालेंगे तो 100 आएगा अपॉन में। अब ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये 1.06 × 10⁻² अपॉन में कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट इतना ही हो जाएगा 1 लीटर ऑफ वाटर, क्योंकि उसकी डेंसिटी तो इतनी ही होगी। डेंसिटी तो इतनी ही होगी ना उसकी। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हो लग रहा है। देखो 1 लीटर ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ क्या करना था? उसमें वॉल्यूम आपको गिवन है, जब तो वॉल्यूम में उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना रह गया? कुछ भी नहीं रह गया, तो वो उतना ही हो जाएगा आपका 1। ठीक है, केजी में चाहिए था ना, तो जब इसको करेंगे 1 × 1 तो ये 1 kg में ही आएगा डायरेक्टली, क्योंकि हम उसकी डेंसिटी भी केजी में ले रहे हैं। तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। 1.6 × 10⁻²। अब यहां से निकालना क्या था मुझको निकालना क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ क्या होता है? केएफ डॉट एम होता है, यानी 1.86 इंटू, इसको 0.0106 भी लिख सकता हूं ना, इतना आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आता है। ये बहुत कम आएगा वैसे तो, वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा कम आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना था? अभी तो यहाँ तक हो गया है, ये हमारा कैलकुलेट आ जाएगा। फिर वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीएफ अपॉन कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ।
आई इक्वल्स कितना आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जर्व्ड कितना आया, ये वाला मतलब जो गिवन था 0.025 अपॉन में ये पूरा रख दो 1.86 इंटू 0.0106। ये देखो ये इससे पूरा कट जाएगा, पूरा तो नहीं मतलब लगभग 1.9 या फिर 2 टाइम्स के आसपास होगा। 106 को अगर 205 को अगर 106 से डिवाइड करोगे तो लगभग 2 के आसपास होगा, 1.9 समथिंग। उससे इसको काटोगे तो कितना आएगा, चेक कर लेना, 1.05 के आसपास कुछ आएगा, 4-5 के, इतना ही आपका आंसर होगा। तो आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना था, हमने निकाल लिया। इस क्वेश्चन को एक और बार समझ लेते हैं। देखो एसिटिक एसिड दिया हुआ था, ठीक है, इसका मोलर मास कितना आता है 60, ठीक है। अब हमने करेक्ट कर लिया, डेंसिटी हमें गिवन थी, वॉल्यूम हमें गिवन था, तो हमने क्या निकाल लिया, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट चाहिए था, वो कैसे आएगा, रो इंटू वी से, तो ये आ गया वेट, ये आ गया वेट इन ग्राम्स, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास से डिवाइड किया, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमने निकाल लिया यहाँ से, अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालना, सॉल्वेंट का हमें वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी गिवन नहीं थी, तो डेंसिटी 1 होती है वाटर की, उससे मल्टीप्लाई कर दिया और वो डायरेक्ट केजी में आएगा तो 1 ही लिखेंगे, 1.06 इंटू 10⁻²। अब डेल्टा टीएफ होता है केएफ इंटू एम, ये तो हम देख ही चुके हैं, बहुत देर से देख रहे हैं। उसी फॉर्मूले में इसको रख दिया पूरी वैल्यू को और इसको ऐसे ही रखा, सॉल्व नहीं किया। आई क्या होता है, ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन कैलकुलेटिव फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऑब्जर्व कितना आया वो लिखेंगे, ऑब्जर्व गिवन था जो वो लिख दिया, अपॉन में ये कितना आया वो लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करके हमें आंसर निकाल लेना है। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के भी थे, बट कोशिश की थी कि इन सबको इजी तरीके से कराए। अब आपका क्या काम बनता है, आपको इस क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करना है, खुद से करना है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में भी अगर आपको लग रहा है कि इसका इतना नहीं इतना होना चाहिए था, तो आपको खुद देखना है, खुद चेक करना है। 1-2 क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैंने आपको करने को भी दी है, वो आपको करके कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। इसी के साथ इसी वीडियो को खत्म करते हैं और आने वाली वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।